आज हम देखेंगे AOI यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का आखिर उपयोग क्या है, क्या यूज है। जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़ा था आप लोगों ने AOD, ऐसे ही AOI। एक छोटी सी बात, हालांकि हमने शुरू में पढ़ चुके थे। मान लो कोई भी फंक्शन है ना, और हम लोग पढ़ चुके थे डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि अगर हमें इंटरवल पता है। अब आपने ध्यान किया होगा, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ये A और B से, और ऊपर ग्राफ है फंक्शन का। तो जो पॉइंट हैं यानी इंटरवल हैं, वहां से जो परपेंडिकुलर ऊपर तक जाकर के मिल रहा है, इसके बीच का जो कवर्ड पोर्शन है, कवर्ड एरिया है, कवर्ड रीजन है, एरिया नहीं, हाँ एक ही बात है। कवर्ड कौन सा होगा? ये होगा, यही तो होगा बीच का। और देखते हैं, मान लो मैं एक सर्कल बनाता हूं, ये सर्कल है, सेंटर कहां है? ऑरिजिन। सेंटर कहां है? ऑरिजिन। मान लो मेरा इंटरवल है केवल ये A तक, O से A, O से A। अब A से मैं परपेंडिकुलर भी डालूंगा तो कहां जाएगा? सर्कल पर ही रहेगा। लेकिन O से A तक का अगर देखना है, पर यदि इसी सर्कल का मान लो A यहां, 0 से A, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? A से परपेंडिकुलर ड्रॉ। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब 0 से A, लेकिन एक चीज का ध्यान क्या रखना, ये रहा केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यानी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव एक्सिस नहीं, पॉजिटिव एक्सिस तो वो है ही। अगर उन्होंने फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहा है, तब आपको यहां नीचे भी लेना है, और ये लाइन नीचे खींच करके यहां तक। एक चीज समझ में आ गई क्या सबको? यानी एक सिंपल सा लॉजिक, 0 से A। यहां पर देखें, ये सब ध्यान में आ गया होगा। और बताता हूं डायग्राम। मान लो पैराबोला है। अब इस पैराबोला में मान लो मेरे पास ये लाइन B, हाँ B डिस्टेंस से ये लाइन ड्रॉ। ठीक है, अब मुझे एरिया चाहिए y एक्सिस और पैराबोला के बीच की। कहां की चाहिए? और पैराबोला के बीच की। तो ध्यान करना, y एक्सिस ये है, ये पैराबोला है, तो 0 यहां पर पैराबोला टच हो रहा है, D ये रहा, तो इसके बीच का पोर्शन इतना सा दिख गया क्या सबको? और देखते हैं, मान लो आपको एक लाइन इधर से भी आ गई, ये A है। अब आपको एरिया निकालना है पैराबोला और x एक्सिस के बीच का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पैराबोला और x एक्सिस के बीच का। तो ये पैराबोला है, ये x एक्सिस है, ये भी होगा। लेकिन उन्होंने अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा है तो यहां एंड करोगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहा है तो मान लो ऐसे है। पैराबोला तो कैसे भी हो सकता है, ऐसे है। और अब अगर ये लाइन आई, आपसे कहा है पैराबोला और x एक्सिस के बीच का निकालो एरिया। किसका? पैराबोला और ध्यान करो, ये पैराबोला और ये x एक्सिस, क्या करना है? जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, जहां पर ये, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब हमें एरिया चाहिए ये वाला,
क्यों? अंदर वाला नीचे है, पैराबोला और एक्स एक्सिस के बीच का चाहिए। ध्यान में आ रहा है? Yes, sir. और अगर हमें पैराबोला का एरिया और इस लाइन का, जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू बी, मान लो मुझे कहा पैराबोला और y, इस इक्वेशन y इक्वल टू बी के बीच का एरिया चाहिए, तब इस लाइन और इस पूरे पैराबोला के यहां पर भी पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया हो गया। अगर x एक्सिस कहा है, आधा हो गया। ध्यान में आ रही है ये सारी बातें? तो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? कोई भी ग्राफ बने, एक और ग्राफ ले लेता हूं चलो जो आपके कोर्स में है, और वो है एलिप्स। ध्यान में आया है ना? अब इसके बीच का एरिया, मान लो आपको, जैसे सर्कल से शुरू करता हूं, पहले एक लाइन और दे दी जो ओरिजिन से पास हो। अब कह दिया लाइन और सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, लाइन, सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। तो लाइन तो ये रही, सर्कल ये रहा, एक्स एक्सिस ये रहा, तो तुम्हें केवल इस पोर्शन का एरिया निकालना है, बस इतने से। ध्यान में आया? एंड द लास्ट वन इज, आपको किसी ग्राफ में एक ट्राइंगल बन रहा है, आपसे कहा गया है इस ट्राइंगल का एरिया मालूम बाय इंटीग्रेशन मेथड। 90% बच्चे जो अभी कॉपी चेक किए हैं, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, वो बच्चे इंटीग्रेशन से नहीं करते और सब मेथडों से कर लेते। तो गलती कहाँ होती है? इसका निकालना है ना, हर पॉइंट से एक्स एक्सिस पर लाइन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर, हर पॉइंट पता लग जाएगा। जैसे अगर इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो कोऑर्डिनेट पता है तो एक्स एक्सिस पता है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया, होगा या नहीं होगा? इसके बाद अगर हम यहां से इस लाइन का एरिया निकालेंगे, है ना, अगर हम इस लाइन का एरिया इन दो पॉइंटों से निकालेंगे तो वो ऐसे और ये करके ये आएगा। इक्वेशन लिया, फंक्शन लिया ये लाइन, लेकिन चूंकि यहां से परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, ये पूरा एरिया आएगा, अधूरा नहीं आएगा, पूरा एक्स एक्सिस तक का आएगा। अगर हमें इस लाइन का निकालना है दूसरी वाली का, तो इसके लिए हमें इंटरवल चाहिएगा x2 x3। तो x2 x3 निकालने पर केवल इतना सा पता नहीं लगेगा, इसके साथ ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। हाँ सर, मुझे पता है, कईयों के गर्दन घूम गई, बोले हाँ सर कैसे हो जाएगा, ये वाला पोर्शन एक्स्ट्रा नहीं हो गया। तो यहां क्या करना होगा, इस लाइन का एरिया x1 से x3 निकाल करके माइनस कर देंगे, निकाल कर माइनस कर देंगे, और माइनस करते ही जो बचेगा वो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। यहां तक क्लियर? जैसे एक एग्जांपल 1 है, इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर से सुन लो, क्वेश्चन पर अगर आपने ध्यान किया तो सॉल्यूशन आसान होगा। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कहीं एक्स एक्सिस बोल रहा है क्या? कहीं कोई क्वाड्रेंट बोला है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस बोला है क्या? तो किसका एरिया निकालना है? पूरे सर्कल। अब देखो इसमें कितना स्मार्ट तरीके से बनाइए। इसका तुम्हें पता है सर्कल की इक्वेशन जो आप 11th में पढ़ चुके हो, इसका ओरिजिन सेंटर पर ही होगा। क्यों? क्योंकि x और y अकेले अकेले, x प्लस माइनस कुछ होता है तो वो x एक्सिस पर होता है, y प्लस माइनस कुछ होता है तो y एक्सिस पर होता है, और x और y के साथ
अगर यहाँ कुछ और नहीं है, सीधा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही है, इसका मतलब सेंटर ओरिजिन, यानी एच और के 0 0, यही है ना। तो सेंटर पर है। अच्छा, रेडियस कितना है फिर? ए स्क्वायर। हाँ तो ऐसा करते हैं आधे बच्चे, जैसे पता नहीं हाँ करने पर तो ये भी कह सकते हो सर हम ना थोड़ी करते हैं। देखो अब आपके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इसमें भी आपको बुरा लग रहा है। नहीं, मैथमेटिक्स देखो, तो रेडियस होगा ए, तो आपको क्या करना है कॉपी में, ए ऐसे इक्वल डिस्टेंस पर। ये हमेशा एग्जाम में मार्क्स होते हैं इसके, ये कहलाता है रफ डायग्राम। एग्जाम में इसके मार्क्स होते हैं, चाहे आप क्वेश्चन करो या मत करो, डायग्राम बना दिया उसके भी मार्क्स मिल जाएंगे। पर अगर डायग्राम नहीं बनाया, क्वेश्चन कर दिया, तो 0 है। बिना डायग्राम के तुमने किया कैसे? जो तुम्हें डायग्राम ही नहीं पता तो तुमने किया कैसे? ध्यान में आ गया? इसलिए ध्यान में रखना। और अच्छा, ये भी रफ बनना है। रफ का मतलब चाहो तो कंपास यूज कर सकते हो, अच्छी बात है, जिसे सुंदर लगे। पर रेडियस ए तो कुछ होती नहीं है, अंदाजे से लेना, लेकिन चारों तरफ इक्वल लेकर के एक सर्कल ये बना। आप अगर रफ पेन से भी बनाओगे तो भी पूरे नंबर है, पर ये जरूर लिखना है कि ये ए डिस्टेंस है, यानी ये हो गया आपका A0 एक प्रकार से कोऑर्डिनेट। अब मुझे जो O Y X, अब जो मुझे एरिया चाहिए वो तो पूरे सर्कल का चाहिए ना, लेकिन इंटरवल है 0 से A। अगर मैंने 0 से A इंटरवल पर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, इस इंटरवल पर यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन किया, तो मेरे पास केवल इतने से पोर्शन का आएगा। लेकिन ये पोर्शन देखो तो इक्वल 4 भागों में है, इसका मतलब एरिया ऑफ 0 to A, y की वैल्यू निकालनी है यहां से, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 4 का s। ये होगा एरिया ऑफ सर्कल। क्या होगा ये? एरिया ऑफ सर्कल। और ये तुम्हें पता ही है। अच्छा, dx और आ जाएगा, पर ध्यान करना y की वैल्यू लिखनी है। किसकी वैल्यू लिखनी है? y स्क्वायर की नहीं रखनी, वैल्यू किसकी रखनी है? अब बता मुझे आराम से, इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, इसी क्लास में हम देख ही चुके हैं। वो तीनों फॉर्मूला इसके हैं, रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी है ना। तो आप उसके हिसाब से डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, और जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हो, आसानी से हो जाएगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। एक और बता, मान लो इसी में एक दूसरा क्वेश्चन है इलिप्स का। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स। इसमें थोड़ी सी स्मार्टनेस ज्यादा दिखानी है, ध्यान करना। इलिप्स वाले में स्मार्टनेस ज्यादा दिखानी है, क्योंकि यहां से जब y की वैल्यू निकालोगे तो वो कैसे निकालना ज्यादा स्मार्टनेस रहेगा, वो ये है कि इसको उधर ले गए तो इक्वलिटी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा, इधर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को उधर ले जाऊं मैं, है ना। अब ये चूंकि वाई स्क्वायर है तो y इक्वल टू यहां से ए स्क्वायर एलसीएम ले लें, तो अंदर होगा ए स्क्वायर माइनस, यही होगा ना। ए स्क्वायर एलसीएम लेके बाहर आ जाएगा, बाहर क्या बचेगा? बी स्क्वायर अपॉन, लेकिन जब हमें y निकालना है तो y बी स्क्वायर का b, ए स्क्वायर का a, और इसके ऊपर ऐसे निकलेगा y2। ध्यान में आ गया कि y की वैल्यू कैसे निकाली है, लेकिन डायग्राम तो सेम बनेगा। ए आपको पता है कि इसमें जो एक्स स्क्वायर के नीचे होता है वो बड़ी साइज और ये छोटा, ये इलिप्स बन गया ए बी। यहां भी ओ से ए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a। बी अपॉन ए तो कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल दें, बाहर निकाल दें कि नहीं, बचेगा क्या? ए स्क्वायर माइनस,
4 से इंटू करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, करना पड़ेगा, चारों इक्वल होंगे क्योंकि सेंटर में है। यहां भी 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो अब देखो यहां भी रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी रूट, इंटीग्रेशन तो दोनों का सेम है, फर्क इतना है यहाँ पर b अपॉन ए और बाहर आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ ऐसा डाउट लग रहा हो तो पूछ लो जल्दी से। हाँ बोल। सर वहाँ पे हमने इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली, लेकिन अगर सर इम्प्लिसिट फंक्शन होगा जैसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो वहाँ से कैसे निकालेंगे? पेयर ऑफ अभी आ रहे हैं ना, सर्कल में कोई दिक्कत है, एलिप्स में कोई दिक्कत है नहीं ना। मैं कहता हूँ हम बात कर रहे होते हैं जब पहले दूसरे मंजिल की, तो कई बच्चे ना वहां से ये देख करके पहले ऊपर देखते हैं, अच्छा 5वीं मंजिल पर यार वहां कौन रह रहा है? अरे वहां जो रह रहा है 5वीं मंजिल से पहले तीसरी चौथी मंजिल भी आती है, तब 5वीं पर पहुंचो ना, पहले पहली दूसरी की समझ। यहाँ तक क्लियर है? पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे चलेंगे ना, मैं जल्दी क्यों कर रहे हैं? जल्दी है कुछ? स्क्रीनशॉट लो, ठीक है? पहुंच करो। इसमें एक मिसलेनियस का एक एग्जाम्पल है और ये कह रहा है, बेटा ध्यान से, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 2, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स -1 2 एंड 1। ऑर्डिनेट्स मतलब x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू सर एब्सिसा होता है, ठीक है? ऑर्डिनेट्स y की वैल्यू होती है, एब्सिसा x की वैल्यू होती है और ऑर्डिनेट y की वैल्यू शायद नहीं, शायद नहीं, मेरे हिसाब से तो ये सही है। अभी देखते हैं, ठीक है? क्यों बेटा? बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है? सबसे पहले तो इसकी स्ट्रेट लाइन खींचनी है। आपको पता है इसकी टेबल आपने 10th में बनाई है क्या? ऐसे बनाते थे, x0 y2 और y0 मतलब, चलो ले लो भाई, y0 लेंगे तो 3.2 यानी 1.5 हो गया क्या? माइनस का होगा है ना, माइनस y0 क्या है ना, नहीं 2/3, सॉरी 2/3 तो लेना ही नहीं है, 2/3 नहीं लेना, तो y की वैल्यू 3 ले लेता हूँ। कितना x1 ले लो, y की वैल्यू 4 ले लेता हूँ ना, सर -1 ले लीजिए, 4 से फायदा माइनस में, तो -1 होना है ना, -1 ले नहीं लीजिए, -1 नहीं लेना चाहता मैं, तो यहाँ आकर 5 ले लेता हूँ। 5 - 2 होगा, 5 - 2 3 हो जाएगा, x इक्वल टू, एक बार चेक कर लेते हैं, x 1 है तो 5 होगा, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं ना, ग्राफ बना, x इक्वल टू 1 तो y 5, यहां बना लगभग, और x 0 तो y 2 ये बना, ऐसे ही है ना, इसको मिला दें लेकिन आगे तक ऐसे ही करते हो, y इक्वल टू 3x प्लस 2, यही तो करते हो। इक्वेशन बनाना है, सिंपल स्ट्रेट लाइन खींचनी है। अब यहां आ जाओ, x एक्सिस का मतलब ये पूरी x एक्सिस, -1 और 1, x की वैल्यू यहां पर -1 ही होगी, क्योंकि x -1 होने पर नहीं, यहाँ -1 नहीं होगी, क्योंकि अगर x -1 है तो y भी -1 होगा। बेटा x -1 लेने पर इसका मतलब यहाँ -1 है, ये बोलो, x -1 तो नीचे जाएगा, ठीक हो गया, और यहां 1 पर तो ये था ही। बेटा समझ में आया थोड़ा बहुत? यहाँ कितना था? 2 वहाँ पर 2 और ये 5 और ये 1। अब ध्यान करो, ये ग्राफ बन गया।
ग्राफ बनने के बाद एक्स एक्सिस ये पूरी हो गई, ये लाइन हो गई, और -1 से 1, तो -1 से और ये जो जहां पर टकरा रहा है यहां तक का पोर्शन एक्स एक्सिस के बीच का ये ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो है। फिर देख लो -1, ये लाइन एक्स एक्सिस के बीच में ये होगा। इधर देखोगे तो यहां से और यहां तक का, अब ये कितना पॉइंट है ये आपको निकालना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर ये टकरा रहा। अब बहुत आसान है निकालना पॉइंट। x यहां पर y 0 होगा, y 0 होता है, तो ये आ रहा है आपका, भी हमने निकाला था -2/3। पूरी तरह समझ में आ गई बात। यहां जो इंटरेस्टिंग बात है, जो आपको विशेष तौर पर सीखनी है, जिन बच्चों का ध्यान रहेगा वो बहुत जल्दी सीखेंगे इसको, वरना ये कभी समझ में नहीं आने वाला। ग्राफ बनाना आसान है, पॉइंट बनाना आसान है, लेकिन इंटीग्रेशन में आपने ये तो देख लिया कि इसका और इसका एरिया चाहिए, लेकिन इसके एरिया के लिए इंटरवल है -1 से -2/3, और इस एरिया के लिए है -2/3 से 1। यहां तक भी चल जाएगा था। अब बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं कि जी फंक्शन कौन सा लेना, इसके लिए कौन सा फंक्शन ले और इसके लिए कौन सा फंक्शन है। कोई बच्चा जो हेल्प कर सके, हाथ खड़ा करना है केवल। इसके लिए हम कौन से फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करें, और इसके लिए कौन सा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करें। क्वेश्चन समझ में आ गया? ग्राफ बन गया, इंटरवल बना लिए, शेड कर लिया, पता लग गया कि किसका एरिया निकालना है। प्रश्न अब क्या है, -1 से -2/3 का जो इंटीग्रेशन करना है वो किस फंक्शन का करना है, और -2/3 से 1 का जब इंटीग्रेशन करना है वो किस फंक्शन का करना है। तो केवल एक हाथ खड़ा है बस। अब आप देख लो, तुम सब में केवल एक बच्चा अंदाजा लगाने को तैयार है, बाकी बच्चों के अंदर अंदाजा भी नहीं है, यानी तुक्का भी नहीं लगा सकते। तो फिर आप बताओ पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो? अब तक की जितनी पढ़ाई की वो सब बेकार है। बताओ। तो फंक्शन ये रहेगा y 3x और इंटरवल हो जाएगा -1 से फंक्शन पूछा है यार, जो पूछा है उसका उत्तर दिया करो। तो फंक्शन ये रहेगा। तुम बोलो। सर यही फंक्शन फंक्शन तो यही रहेगा ना। आपने देखा नहीं, सर्कल के एक क्वाड्रेंट का निकाल रहे थे, हमने इक्वेशन में पूरी सर्कल लिखी है, उसका चौथाई हिस्सा लिखा था। इक्वेशन कौन सी लिखी थी? एलिप्स का जब निकाल रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसके 1/4 पार्ट का, क्या y = में 1/4 पार्ट का इंटीग्रेशन कर रहे थे क्या? इंटीग्रेशन तो पूरे फंक्शन का होता है। इंटरवल से फर्क पड़ता है। फिर समझ लो, लाइन चाहे कितनी भी लंबी चली जाए, इनफाइनाइट हो दोनों तरफ, तो फंक्शन तो सेम रहेगा, इंटरवल से फर्क पड़ेगा। इसका मतलब एरिया होगा -1 से -2/3, 3x + 2 प्लस -2/3 से 1, 3x प्लस, फंक्शन सेम रहेगा। सेम मतलब जो y की वैल्यू है वो दोनों में सेम रहेगी, y की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं, फंक्शन सेम है। इंटरवल के हिसाब से एरिया होता है, फंक्शन तो पूरा है। इस इंटरवल पर इतना एरिया, यहां से यहां तक पर इसका एरिया। ध्यान में आ गया क्या? थोड़ा थोड़ा सभी बच्चों के। तो इस तरह से 2-3 क्वेश्चन अब नए सिलेबस में नहीं है, पर जैसा मैंने अभी एक डायग्राम में बताया था, अगर पुरानी बुक जिसके भी पास है वो उसमें जरूर देखना, और जरूर देख करके ये देखना कि क्या उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको और पढ़नी है और जाननी। हाँ, नई बुक में जो नई बुक आई है उसके हिसाब से तो केवल आपको यहीं तक का, हाँ छोटा सा फर्क और बताता हूँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जरा सा इशारे के लिए, और ये बोर्ड में भी आया हुआ है लेकिन दूसरे तरह से आया हुआ है। इस फंक्शन का करना है स्केच द ग्राफ, और इसको हमें कई कंडीशंस रहती हैं, पर फिलहाल हम इतनी कंडीशंस पर नहीं जा रहे हैं। सबसे पहला काम
हमें इसका मेन स्केच ग्राफ नहीं बनता। कोई बच्चा बता सकता है इसका स्केच ग्राफ बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है? हाथ खड़ा करना केवल। मुझे इसका ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूं? केवल हाथ खड़ा करना। वही 2 बच्चे बोलने के लिए, केवल 2 बच्चे, बाकी कोई नहीं। हाँ बोलो। और कोई? इसका ग्राफ तो बी शेप कैसे बनाऊं? क्या करूं मैं? बी शेप बनाओ या डी शेप बनाओ या यू शेप बनाओ? क्या करूं? हाँ मेरे हिसाब से मेरा हिसाब नहीं। ग्रेटर देन 0 के नहीं, बैठो बैठो। दोनों ही कुछ सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना। कई बार इस चीज को बता चुका हूं। इस बात पर हम खूब डिस्कस कर चुके हैं जब ग्राफ का फंक्शन पढ़ाया था। सबसे पहला काम क्रिटिकल, और क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है अंदर की जो टर्म है उसको इक्वल टू 0 करना। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट, यानी अंदर की टर्म को अगर मैं अंदर 0 करता हूं, यानी y 0 हो गया भाई, अंदर 0 है, अंदर 0 हो जाएगा तो y 0 होगा ना। तो y 0 करने के लिए x की क्या वैल्यू डालूं? तो यानी क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपके पास x इक्वल टू, अर्थात जो ग्राफ बनेगा, ध्यान करो, वो -3 से शुरू होगा। इसलिए जरूरी है वो ग्राफ कहां से शुरू होगा? जैसे ही बताया वी शेप, वो वी शेप शुरू कहां से होगा? उस क्रिटिकल पॉइंट से। तो सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद आता है कि -3 से कम रखें या ज्यादा रखें। उसके लिए आपको ज्यादा अच्छा हो इस तरह से इसको 2 हिस्सों में कर लें कि अगर x लेस देन -3, x एक बार लेस देन -3 की वैल्यू बोलो कोई भी। -2, -2, -1। हाँ सर, हाँ सर जी। -3 से कम, -4, -5 ही होती आई है पहले भी। अगर कंफ्यूज हो रहे हो कभी तो एक नंबर लाइन पर -3 लिख लेना, उससे कम का मतलब है लेफ्ट में चले जाना, पता लग जाएगा। तो -4, अगर यहाँ -4 रखें तो अंदर प्रश्न पर ध्यान देते रहना, समझने में आसानी होगी आप लोगों को। ही रखना नहीं है, सोचना है। अगर मैं अंदर -4 रखता हूं तो अंदर की टर्म नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? इसका मतलब x की वैल्यू अगर -3 लिया, मान लो x की वैल्यू कैसी ली, तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा -x -3। कब? जब x लेस देन। और अगर x ग्रेटर देन -3 है, एक आध सोच के देखोगे तो पॉजिटिव होगा, तब होगा ये। कुछ समझ में आया? तब जो ग्राफ बनेगा वो डेफिनेटली ऐसे बन चुका होगा, वो तुम बना लोगे। अब यहां जब इंटरवल दे रखे होंगे, आपको दे रखे होंगे इंटरवल, किसके बीच में निकालना है? जैसे इसमें दे रखा है 0 से -6 से 0 के बीच में, तो -6 तो इधर होगा, 0 ये रहा, -6 से परपेंडिकुलर डालना, यहाँ पर 0 से परपेंडिकुलर है ही, तो इसका एरिया यानी -6 से -3, -6 से फंक्शन लिखोगे ये वाला, और -3 से 0 में फंक्शन आएगा x+3। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास फाइनली एरिया ऑफ इसका मालूम, जो रीजन है वो मालूम। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? हाँ वो सर, आपने वो जो लीनियर y = 3x + उसमें -1 से 1 क्यों नहीं लिया इंटरवल को? क्यों नहीं लिया? क्योंकि फंक्शन अलग हो रहा है। अच्छा, फंक्शन सेम है, बिल्कुल ले सकते हैं। सर, ले सकते हैं। फंक्शन सेम हो तो हम ले सकते हैं, ध्यान करना। फंक्शन सेम हो तो हम, बिल्कुल सही कहा, हम चाहें तो -1 से, क्योंकि हमारे पास फंक्शन यही है ना, पक्का। लेकिन बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। लेकिन प्रॉपर्टी नहीं लगेगी तो बता सकते हैं क्यों नहीं लगेगी? ध्यान करो, कल हमने यानी पिछली क्लास में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, -1 से 1 हो तो इवन और ऑड फंक्शन पढ़े थे,
कि अगर इवन फंक्शन है तो ट्वाइस होकर के 0 to 1 लिख सकते हैं, ऑड फंक्शन है तो इक्वल टू 0 डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगेगी? लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी तो क्यों लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी तो क्यों नहीं लगेगी? वैसे मैं इतना हेल्प कर देता हूं कि नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी कौन बताए? इसलिए नहीं लगेगी, आप ध्यान करो, वो प्रॉपर्टी लगने के लिए दो कंडीशन थी, इवन और इवन का मतलब है अगर x की जगह -x रख दें तो पूरा फंक्शन माइनस में आ जाना चाहिए, है ना? नहीं बेटा, इवन का मतलब है पूरा फंक्शन प्लस में आना चाहिए। कतई नहीं पढ़ रहे हो वास्तव में, घर जा करके दोबारा एक बार भी नहीं देख रहे हो, ये पता लग रहा है, और एक भी बच्चा नहीं देख रहा है। ये शर्म की बात है आप लोगों के लिए। अगर x की जगह -x रखें और फंक्शन एज इट इज आ जाए, यानी पूरा फंक्शन प्लस में रहे तो इवन, और पूरा फंक्शन एज इट इज रहे लेकिन साइन माइनस आ जाए तब। चलो यहां करते हैं, x की जगह -x रखते हैं, क्या फंक्शन सेम रहेगा? क्या नहीं रहा? इसका मतलब ये उस कंडीशन को फुलफिल, तो यहां पर हमें क्या करना है? वही इसका इंटीग्रेशन करना है और -1 से 1 तक में इसको ऐड कर देना है, मतलब 1 से -1। ध्यान आ गया सबको? पक्का? एक बार फिर से मैं सभी से कह रहा हूं, बहाना मत करो बेटा, अपना नुकसान करोगे। ईमानदारी से अपने माता पिता को ध्यान में रखते हुए, अपने आप को, कैरियर को ध्यान में रखते हुए, अगर आपने ये क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है ज़्यादा नहीं भी कर सको तो जो पढ़ाया है उसका एक बार रिवीजन, जो भी एग्जाम्पल कराया है उसका रिवीजन, और इसके अलावा यदि आपने एक्सरसाइज और एग्जाम्पल की रीडिंग भी कर ली, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, ये ज़्यादा काम तो नहीं है रीडिंग करना। रीडिंग करने के बाद जिस क्वेश्चन में ऐसा लगे कि नहीं जी ये क्वेश्चन मेरी समझ में ही नहीं आया, या जो पढ़ाया था ये उससे रिलेटेड मुझे नहीं लग रहा है, इसे कैसे शुरू करेंगे ये नहीं आ रहा है समझ में, वो चीज आप अगली क्लास में पूछ लो, बाकी प्रैक्टिस धीरे धीरे करते रहना। तो दो काम फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी बंद मत करना। दो काम, पहला जो भी बताया है उसको एक बार घर पर दोबारा करना। जो एग्जाम्पल मैंने अधूरे छोड़ देता हूं मैं जानबूझकर, केवल इसलिए कि क्योंकि कई बच्चों की आदत स्पून फीडिंग की हो रही है, जैसा उतारा है वो वैसे उतार करके मुझे दे देते हैं, उसे कंप्लीट करके दें, पहला काम। दूसरा, घर पर जो रिमेन्स एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स हैं उसको रीडिंग करना, रीडिंग करके जो आपके सी टाइप के हैं, अर्थात जो बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहे, उन क्वेश्चनों पर अगली क्लास में डिस्कस हो जाएगा। पक्का?